नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि भारतीय संविधान एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल पहेली है? तो चलिए, आज हम कुछ कमाल की ट्रिक से इसे सिर्फ 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स। भाई, इसे याद रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? अक्सर ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग और भारी भरकम लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे समझने का एक सीक्रेट कोड है, एक छिपा हुआ लॉजिक? जी हाँ, कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स हैं जो इस बड़े से डॉक्यूमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को हमारे लिए खोल कर रख सकती हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से। वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार, जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये जो अधिकार हैं, जिनका आइडिया अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं है। नहीं, ये तो कानूनी गारंटी है। मतलब अगर किसी के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच। देखिए, राइट्स तो वो हैं जिन्हें हम कोर्ट में जाकर मांग सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए निर्देश हैं, कुछ लक्ष्य हैं। केटी शाह ने इस पर क्या खूब कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सहूलियत के हिसाब से ही देता है। तो सवाल ये है कि इन सभी अधिकारों को असली ताकत कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आर्टिकल 32 से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे यूं ही संविधान का दिल और आत्मा नहीं कहा था। यही वो आर्टिकल है जो हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार के कामकाज को समझते हैं। और फिक्र मत कीजिए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की भूमिका को याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा निमोनिक है। बस इस ट्रिक को याद रखिए, प, का, नी और आखिर में म। प से आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रपति का पद, का से आर्टिकल 53 मतलब वो कार्यपालिका के प्रधान हैं, नी से आर्टिकल 54 उनका इलेक्शन, और सबसे जरूरी म से आर्टिकल 61 यानी उन पर महाभियोग या इम्पीचमेंट। देखा कितना आसान है। और इसी तरह पार्लियामेंट के 3 हिस्सों को याद रखने के लिए एक और बड़ा सिंपल सा शब्द है, सरला। स से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल 81। सिंपल। अच्छा, अब तैयार हो जाइए सबसे कमाल के सीक्रेट कोड के लिए। एक ऐसी मास्टर की, एक जादुई नंबर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ता है। कभी सोचा है कि संविधान बनाने वालों ने क्या जानबूझकर सेंटर और स्टेट्स के आर्टिकल्स के बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन, कोई पैटर्न बनाया होगा? तो चलिए देखते हैं। ये है आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट को माफी देने की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर देता है। अब असली जादू तब होता है जब हम इसमें अपना मैजिक नंबर 89 जोड़ देते हैं। तो हमें मिलता है आर्टिकल 161। और ये क्या है? ये है गवर्नर की पार्डनिंग पावर। बिल्कुल वही शक्ति, लेकिन स्टेट लेवल पर। कमाल का पैटर्न है ये। और सुनिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, चाहे सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो या अटॉर्नी जनरल या फिर पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। बस 89 जोड़िए और आपको स्टेट लेवल पर उसका काउंटर पार्ट मिल जाएगा। मतलब अगर सेंटर समझ आ गया तो स्टेट का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया। जुडिशरी के लिए भी एक ऐसी ही बड़ी स्मार्ट ट्रिक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124, है ना? अब बस इन नंबर्स को थोड़ा सा घुमा दीजिए, 2 को आगे ले आइए और ये बन गया 214 जो कि हाई कोर्ट्स का आर्टिकल है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे खुद अपनी रक्षा भी करता है और साथ ही वक्त के साथ बदलने की गुंजाइश भी रखता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ झगड़े सुलझाना नहीं है। जुडिशियल रिव्यू की पावर के जरिए वो संविधान के गार्डियन की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। लेकिन साथ ही हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को इसे बदलने यानी अमेंड करने की पावर देता है। इसी वजह से ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ खुद को बदल सकता है। पर इस पावर पर भी एक लगाम है, और वो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। ये एक ऐतिहासिक सिद्धांत है
जो कहता है कि पार्लियामेंट संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को, उसकी आत्मा को नहीं छू सकती। कुछ चीजें जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन संविधान की आत्मा को बचाने के लिए जरूरी है, या फिर ये जनता द्वारा चुनी हुई पार्लियामेंट की शक्ति पर कोर्ट का एक तरह का अतिक्रमण है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है।